हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ एग्रीकल्चर, आपका अपना चैनल। मैं प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के 5वें सीरीज़ में। कंटिन्यूएशन में हमने ऑलरेडी 5 क्लासेस देख ली है और ये 6 एपिसोड है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। लास्ट टाइम हमने, हाँ, एक चीज़ और आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, क्लासेस जो पिछली हो चुकी हैं और उस क्लासेस के भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप @classroom में मिल जाएगा और बाकी अब पीडीएफ अपडेट कर दिए जाएंगे। देखिए, लास्ट टाइम हमने एंड अप कर दिया था पूर्ण स्वराज वाले सेशन पे। कांग्रेस ने जब 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना गोल डिक्लेयर किया था, उसके जस्ट बाद यहाँ पे दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट कंटिन्यूएशन हम करते हैं 6 एपिसोड में अपने। देखिए, दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह बहुत फेमस प्रोटेस्ट रहा है, मार्च रहा है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, इसमें हुआ क्या था? सॉल्ट को ही क्यों एक जरिया या माध्यम बनाया गया? कई सारी चीज़ों पे टैक्स लगता था, सॉल्ट को ही क्यों गांधी जी ने चुना? उसका रीज़न था, देखिए, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो अमीर गरीब हर कोई कंज्यूम करता है, चाहे पुअर हो चाहे रिच हो। हाँ, सारे रिलीजन्स के लोग कंज्यूम करते हैं, रूरल हो चाहे अर्बन, हर कोई कंज्यूम करता है। इन शॉर्ट, पूरे कंट्री को या पूरे कम्युनिटी को या पूरे रीजन को, पूरे देश को एक ऐसे मुद्दे की जरूरत थी जिस पे हर कोई यूनाइटेड कलेक्टेड फील कर सके, और सॉल्ट उन्हीं बुनियादी मुद्दों में से एक था। तो इसलिए गांधी ने सॉल्ट को ही एक मुद्दा चुना, एक इशू चुना, और ताकि यहाँ से नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा दी जा सके जहाँ पे हर कोई यूनाइट हो सके। 12 मार्च 1930 को सॉल्ट सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है और यहाँ पे 78 मेंबर्स गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम से स्टार्ट करते हैं दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह को। ये 24 डेज तक लगातार चली थी, हर दिन करीब 10 माइल्स डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, तो टोटल 384 किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर की। कितने डेज में? 24 डेज में। शुरुआत तो 78 मेंबर्स ने की थी, बट जैसे जैसे गांव से पास करते थे वैसे वैसे और लोग उस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिए थे। तो दांडी एक कोस्टल विलेज है गुजरात में ही, जहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, ब्रेक किया था और साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इस बात सिर्फ सॉल्ट की नहीं है, बात यह कि हम ब्रिटिशर्स के उस पावर को, उस रेजीम को चैलेंज करते हैं जो ये हमारे अपने नेचुरल रिसोर्सेस पे, वही सॉल्ट जैसे बेसिक नेचुरल रिसोर्स पे अपना आधिपत्य, डोमिनेंस जमा के रखा गया है। इस चीज को हम एक तरह से हम ब्रिटिश लॉ को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं खुलेआम। ठीक है, इसलिए सॉल्ट का मुद्दा चुना गया। अब देखिए होता क्या है, 1930 से कंटिन्यूस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और सॉल्ट को लेके मोनोपोली ब्रिटिशर्स से बना रखी थी कि सॉल्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी और सेल भी वही करेगी, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक था और दिक्कत थी। सज्जन नायडू पे यहाँ पे काम दिया गया था, उन्होंने खुद से भी इस चीज़ को काफ़ी एड्रेस किया था कि बाकी और कई सारी औरतों को मूवमेंट में ज्वाइन किया और वुमेन स्ट्रेंथ को यहाँ काफ़ी बढ़ा दिया, क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे औरतें, बच्चे, बड़े, हर कोई बहुत बड़े उसमें आया। औरतें भी काफ़ी अच्छी खासी भूमिका में थी, क्योंकि सॉल्ट एक कहीं ना कहीं हमारे किचन का, हमारे फूड का बहुत एसेंशियल पार्ट रहा है, इसलिए औरतों का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था। तो और सॉल्ट मूवमेंट में, दांडी मार्च में और भी सपोर्ट उनको मिला है कई सारे अलग अलग वर्गों का, पीसेंट्स का, ट्राइबल्स का, पुअर्स का, हर कोई सपोर्ट दिया इसमें। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा पड़ा था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी काफ़ी इसको सराहा था अपने टाइम में, इंटरनेशनल भी काफ़ी इसको फुटेज मिला था। ठीक है, क्योंकि अफ्रीका में और सारे कॉलेज में भी ब्लैक्स पे डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा था ब्रिटिशर्स ने, तो इसको एज अ, कह सकते हैं आप, लैंडमार्क केस की तरह देख सकते हैं, प्रोटेस्ट की तरह देख सकते हैं। अब पूरे 1930 में लॉन्च हो गया था, कंटिन्यू पूरा ईयर चल रहा था। 1931 में, अगले साल, ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि किसी तरह कांग्रेस को या गांधी जी को इस मूवमेंट से किसी तरह हटा सके, खत्म कर सके, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत तेज इंटरनेशनल कवर भी हो रहा था और इंडिया में तो खैर फैल ही रहा था। तो टू एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस पैक्ट वाज साइंड। अब ये किसके बीच हुआ था? गांधी और इरविन के बीच हुआ था। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो 1930 में हो गई थी, नवंबर दिसंबर के आसपास 1930 में, तो उसमें कांग्रेस तो आई नहीं। फर्स्ट आरटीसी में कांग्रेस नहीं आई थी, बाकी और पार्टी छोटी मोटी गई थी, उसका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस का आना जरूरी है टेबल पे। अगर कांग्रेस टेबल पे नहीं आई तो कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। और शर्तें क्या मानी थी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे? सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जितने हैं इंडिया के, उनको रिलीज करने की बात की गई थी, लेकिन जिन वायलेंस में कल्प्रिट है उनको नहीं। वायलेंस कल्प्रिट यानी जो किसी को किलिंग में इन्वॉल्व है, बम
बॉम्ब किसी को मारा है या किसी भी तरह की हिंसा है, उस केस में नहीं रिलीज कर देते, बट जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिलीज करने की बात क्लियर थी। रिमिशन ऑफ फ्यूचर फाइन्स, फ्यूचर में सारे फाइन्स को खत्म कर दिया गया। और राइट टू मेक सॉल्ट, सॉल्ट बनाने का राइट इंडियंस को मिल गया है कि सॉल्ट इंडियंस बना सकते हैं, बट कांट सेल इट। सेल करने के लिए उनको कुछ हद तक ब्रिटिश के टर्म्स को मानना पड़ेगा, बट दे कैन मैन्युफैक्चर द सॉल्ट। देखिए गांधी जी को एक चीज़ है, यहाँ पे गांधी जी एज अ लीडर की भूमिका में क्यों उभर रहे थे, क्योंकि जितने भी मुद्दों को टच कर रहे थे वो सब के सब मुद्दे बहुत जनरल और बहुत बेसिक फंडामेंटल मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं सबको जोड़ रहे थे। कोई स्पेसिफिक किसी रिलीजन का या किसी कम्युनिटी या किसी भाषा की समस्या नहीं थी, करीब करीब पूरे देश की समस्या थी। इसलिए किसी भी लीडर, अच्छा लीडर ऐसे ही मुद्दों को चुनता है अगर उसे किसी अथॉरिटी या रिजीम को चैलेंज करना हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं 28 दिसंबर, सॉरी 20 दिसंबर को नहीं जाते और पहले जाते हैं। 28 दिसंबर को गांधी जी लौट आते हैं, और क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई खास बात बनती नहीं, डोमिनियन ब्रिटिशर्स देते नहीं, डोमिनियन मना कर देते कि डोमिनियन हम नहीं देंगे, और भी कुछ उनके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स से गांधी जी के ब्रिटिशर्स मानते नहीं ऑन टेबल। तो गांधी जी काफ़ी निराश होकर वापस लौट आते हैं। 29 दिसंबर 1931 में गांधी जी वापस लौटते हैं और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू कर देते हैं। अब पैक्ट तो साइन हुआ था इरविन के साथ, बट गांधी जब तक लौटते हैं तब तक वॉइस रॉय चेंज हो चुका होता है। अब वॉइस रॉय कौन हो जाता है? वॉइस रॉय होते हैं वेलिंगटन। वेलिंगटन जानता था कि गांधी जी दोबारा आ गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ब्रिटिशर्स के लिए और ज़्यादा, और तो इसलिए उसने, जैसे गांधी जी वापस लौटते हैं 29 दिसंबर को, 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उससे होता क्या है कि मूवमेंट थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा इफेक्ट तो होता है, बट बाकी और भी लोग थे जो मूवमेंट की तरफ संभाल के चला रहे थे। और इस दौरान ब्रिटिशर्स काफ़ी अटैक करते हैं कांग्रेस के अलग अलग अड्डों को, हब्स को, उनकी प्रिंटिंग प्रेस को, उनके और जितने भी कैंप्स से, ताकि मूवमेंट सप्रेस कर सकें। फिर भी मूवमेंट 1934 तक कंटिन्यू होता है, ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है 1934 तक। और यहाँ पे इसके जस्ट बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो आगे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी गवर्नर का ऑफिस हो गया, फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया, सेकुलरिज्म एक तरह से हो गया, इमरजेंसी, ये सब चीज़ें का बेसिक फंडामेंटल फ्रेमवर्क यहीं से लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये होता क्या, देखिए वर्ल्ड वॉर 1 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद ग्रोइंग डिमांड थी कांग्रेस की ओर से और इंटरनेशनल लीडर्स की ओर से, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 321 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। अब ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियंस ने काफ़ी हेल्प की थी उनकी, तो कहीं ना कहीं उनको एक यहाँ पे थोड़ा सा एड मिलना चाहिए उनको, एक अपना खुद का एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, उनकी खुद की एक गवर्नमेंट का एक फॉर्म कहीं ना कहीं किसी लेवल में मिलनी चाहिए, भले पूरी ना दे, एक हद तक दें। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड ऑफ द फॉर द इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री, कि बेटा अगर इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में अगर अब थोड़ा बहुत राइट नहीं दिए तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, कहीं ना कहीं आगे भी तो उनको सपोर्ट चाहिए था। और ये जो एक्ट है, ये इसका बेस और साइमन कमीशन रिपोर्ट भी जो जाती है वो भी होती है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी वहाँ जाते हैं उसमें कुछ बातें होती हैं जो इस एक्ट का कहीं ना कहीं तरह से बेस का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए क्या इस एक्ट ने क्या क्या चेंजेस लाए थे। पहली चीज़ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई थी, प्रोविंसेस यानी कि तरह से मॉडर्न डे में स्टेट जैसा आप कह सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस थे। डायरेक्ट सेंटर लाती है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, यहाँ पे लॉ बनता है वो बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब कि दो सदन जिसे हम कहते हैं, बाई कैमरल, दो पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, बाई कैमरल। फेडरल कोर्ट होगा, कोर्ट भी बांटे जाएंगे। इंडियन काउंसिल होगा, फ्रेंचाइज की बात की गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द करेंसी ऑफ कंट्री, आरबीआई का एक बेसिक फॉर्मेट की बात होती है जो कंट्री के करेंसी को कंट्रोल करे। आरबीआई की फाउंडेशन कहीं ना कहीं तभी हो गई थी।
ऑल्दो नेशनलाइज बहुत बाद में होता है, बट फाउंडेशन कहीं ना कहीं वहीं हो गई थी। रेलवे को फिर फेडरल रेलवे अथॉरिटी बना दिया गया, इसमें कुछ मेंबर्स को ऐड किया गया ताकि रेलवे भी स्मूथली गवर्न हो सके। रेंज ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज एक्सटेंडेड टू वुमेन एंड डिफरेंस क्लास। वुमेन्स को डिफरेंस क्लास को अलग सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया गया है, यहाँ से सेपरेट इलेक्ट्रेट। अब इस चीज़ में अम्बेडकर जी और बाकी लोग भी काफ़ी होते हैं कि डिफरेंस क्लास को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए। और क्या चेंजेस हुए इससे? देखिए, कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, और उसका खुद कहना था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कुछ हमारे मतलब हमारे अपने शर्तों पे होना चाहिए। और ये जो पार्टी सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, उसमें दो ही पार्टी मेनली थी, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन एक थी और दूसरी थी हिंदू महासभा। खाली यही दो सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, बाकी कांग्रेस बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं थी। 1936 में फिर कांग्रेस ने इलेक्शंस की बात करते हैं, कांग्रेस ने इलेक्शंस की बात को फिर से स्वीकार लिया था कि इलेक्शंस होना चाहिए और हमने भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसके अगले साल 1937 में इलेक्शंस होते हैं और प्रोविंसेस में कांग्रेस अच्छी खासी सीट जीत जाती है। 1161 में से 716 716 सीट सिक्योर करती है कांग्रेस आउट ऑफ 1161, विच वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट एट दैट टाइम। कांग्रेस की मेजोरिटी होती ज़्यादा प्रोविंसेस में, दो को छोड़ के, बंगाल को छोड़ के। बंगाल में कांग्रेस मेजोरिटी नहीं पा पाती, मुस्लिम ज़्यादा थे, मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। और पंजाब में और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाती है? बॉम्बे में बना लेती है, मद्रास से बना लेती है अपनी गवर्नमेंट। सेंट्रल प्रोविंस यानी कि यूपी वाला अपना, सॉरी यूपी नहीं, एमपी वाला इतना हिस्सा, यूपी का नाम तो यूनाइटेड प्रोविंस था उस टाइम, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी का पुराना नाम, मतलब उस पूरे रीजन का। तो उड़ीसा में जीत जाती है, यूपी में, बिहार में, और बाद में, इनिशियली नहीं, बाद में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में जीत जाती है और असम में जीत जाती है। असम और एनडब्ल्यूएफपी में बाद में बनाती है, बट बाकी सारे स्टेट्स में शुरुआत में ही बना लेती है। अब कांग्रेस 28 मंथ्स का जो रूल था कांग्रेस का 1937 से 1939, नियरली आप कह सकते हैं लगभग 2 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म्स इसमें होते हैं कई सारे, कांग्रेस जब गवर्नमेंट में रहती है, जैसे लिफ्टिंग बैन्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से ब्रिटिशर्स ने बैन किया था ताकि उनके गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ बोल ना सके, छाप ना सके, अवेयरनेस ना फैला सके, किस तरह से रिवोल्ट, प्रोटेस्ट या रेजिस्टेंस ना मिले। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस पे से बैन कांग्रेस हटा देती है, उनको फ्री कर देती है कब तक। लिफ्टेड प्रेस रेस्ट्रिक्शंस, प्रेस के रेस्ट्रिक्शंस को हटा देती है। पुलिस पावर को रिड्यूस करती है, पुलिस के पावर का रिडक्शन होता है, जो बार बार रिवोल्यूशनरी को परेशान कर रहे थे, उसमें भी कटौती होती है पुलिस के पावर में, जो कि सही चीज़ थी। एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स होते हैं, यानी खेती में कई सारे सुधार होते हैं। डेब्ट कर्ज को लेके कुछ रिलीफ मिलता है। लैंड रिफॉर्म्स में कुछ बेहतर पॉलिसीज और रूल्स बनाए जाते हैं। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है, एनकरेजमेंट टू स्वदेशी बिजनेस एंटरप्राइज, स्वदेशी ट्रेड को, स्वदेशी और प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है, इन सब पे भी काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। और बाकी एंटरप्राइज बिजनेस हाउसेस को भी बढ़ावा मिलता है, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे। सोशल रिफॉर्म्स होते हैं कई सारे, जो कि बहुत सालों से, 2 दशकों से चैलेंजेस थे हमारे लिए। सोशल रिफॉर्म्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे से किए गए कांग्रेस द्वारा इस लगभग 2 साल की टर्म में। इक्वालिटी को काफ़ी प्रमोट किया गया, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच के गल्फ को, गैप को काफ़ी कम किया गया। टेम्पल एंट्री में काफ़ी टाइम से डिप्रेस क्लास को, शूद्रों को अलाउड नहीं था टेम्पल में एंट्री करना। यहाँ पे काफ़ी प्रयास होते हैं, काफ़ी सारे एफर्ट्स होते हैं कांग्रेस द्वारा, ताकि फिर से टेम्पल एंट्री उनकी स्टार्ट हो सके, तो पिछले कई डिकेड से हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो एक तरह से यूनिटी को बहुत प्रमोट किया गया, इक्वालिटी को बहुत प्रमोट किया, सोशल रिफॉर्म बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी थे। अब देखेंगे उस टाइम कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने जो कि मोनोथिज्म पे बहुत जोर दिए। मोनोथिज्म यानी कि एक ईश्वरवाद, जहाँ पे एक तरह से कहीं ना कहीं इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी। अटेंशन टू इम्प्रूव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। अब चूंकि समाज में, सोसाइटी में इक्वालिटी भी नहीं थी, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस हों, चाहे अलग अलग लोगों का फेस्टिवल में जाना आना हो, वहाँ भी इक्वालिटी थी नहीं। तो इसी तरह से एजुकेशन में भी काफ़ी चैलेंजेस थे। लोअर कास्ट अपर कास्ट के बच्चों को सेम जगह पढ़ाई करने मिलता नहीं था, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, हर जगह फिर वही चीज़ अपर कास्ट लोअर कास्ट चल रहा था, जिसको काफ़ी हद तक कांग्रेस ने रिड्यूस किया। और भी ऑर्गेनाइजेशन और भी कांग्रेस के अलावा जो काम लगातार कर रही थी, बट गवर्नमेंट में आने के बाद ये काम काफ़ी तेज़ी से हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हम रिव्यू देख सकते हैं कांग्रेस का। उसके बाद एक और इवेंट होता है जिसके कारण कांग्रेस
जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन कर देते हैं, कंबाइंडली रिज़ाइन कर देते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। वो क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ज़बरदस्ती इंडियंस को फिर से एंटर कर दिया जाता है, इंडियन सोल्जर्स को। अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ से। तो जहाँ पे आज की हमने सेशन में देखा, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च से हमने स्टार्ट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यहाँ से शुरुआत होती है। 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 78 मेंबर्स ने ज्वाइन किया। 24 डेज की ये जर्नी थी। 384 किलोमीटर हमने कवर किया, साबरमती आश्रम से दांडी कोस्टल विलेज तक, और सॉल्ट लॉ को यहाँ पे तोड़ा गया, ब्रेक किया गया। ये काफ़ी सक्सेसफुल था। और फाइनली फिर उसको ब्रेक करने के लिए, मूवमेंट को रोकने के लिए, गांधी इवेंट पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 में। बात ये होती है कि गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और नेगोशिएट होगा कांग्रेस के एंड से, उनकी ओर से और ब्रिटिशर्स के बीच एक कॉमन पॉइंट पे हम आएंगे। बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो नहीं पाता। गांधी जी वापस आते हैं और फिर से मूवमेंट को रिज्यूम कर देते हैं। मूवमेंट को रिज्यूम करने से पहले ही 4 जनवरी को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार वाइसरॉय चेंज हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पैक्ट साइन हुआ तो इरविन वाइसरॉय था, बट गांधी जी वापस आते हैं तो इरविन वाइसरॉय नहीं रहता, लॉर्ड वेलिंगटन वाइसरॉय होता है। तो 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। बट मूवमेंट यहाँ पे रुकता नहीं, मूवमेंट कंटिन्यू रहता है और 2 साल और मूवमेंट चलता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडियंस को एक हद तक इंक्लूजन देने की बात कही गई थी कि इंडियंस को अब उनके कंट्री के गवर्नमेंट में या रूल्स को चलाने में कुछ हद तक इंक्लूजन दे देना चाहिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस बात का बेस बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी बेसिक लीगल फ्रेमवर्क GOI 1935 से ही आता है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इमरजेंसी, कुछ प्रोविजंस थे जो हमने यहाँ पे पढ़े। और फाइनली कांग्रेस ने 1936 में इलेक्शंस करना का डिसाइड किया। 1937 से 1939 कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, जीता, 716 सीट्स को सिक्योर किया 1161 में से, और 2 साल बहुत ही सक्सेसफुली रूल किया। फाइनली फिर 1939 में कांग्रेस रिजाइन कर देती है। यहाँ हमारा सेशन एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आप पिछले क्लासेस को मिस किए हो तो प्लीज़ को वॉच कर लें। कंटिन्यूएशन में सीरीज चल रही है, हमारे 5 एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड मैं आयुष प्रकाश श्रीवास्तव आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को। ऑल राइट, दिस इज आयुष श्रीवास्तव साइनिंग आउट।